नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको वो तालिबानी ट्रेंड दिखाएंगे जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिखा है, जहां एक मुस्लिम लड़की का बुर्का खींचा गया, उसके बाल पकड़े गए, उसे थप्पड़ मारे गए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी। फिर आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लेकर चलेंगे, जिसे लेकर बीजेपी का दावा है कि यहां हिंदू खतरे में है। करीब 500 हिंदू अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं और मालदा में शरण ली है। यह कहानी कितनी डरावनी है, इसे हिंदुओं के बयानों में महसूस कीजिएगा। वैसे वक्फ वाली आग पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रही है। आज दक्षिण 24 परगना में भी तब जबरदस्त हिंसा हुई जब आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कोलकाता मार्च करने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। फिर सत्ता में एक शुद्ध सियासी कुंजी उस क्लेश पर जो पीएम मोदी के पंक्चर वाले बयान पर शुरू हुआ है। आज पीएम ने कहा, अगर वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवाओं को पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर सियासी गर्मी बहुत बढ़ गई है। इसके बाद भगोड़े मेहुल चोकसी की बात करेंगे, जिसे 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी हजारों करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। एक बड़ी खबर गुजरात से भी है, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड ने 300 किलो ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये ड्रग्स 12-13 अप्रैल की रात ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र से पकड़ी गई है, जो पाकिस्तानी बोट से भेजी जा रही थी। और सोने की कीमतों पर विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने नया अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1,30,000 रुपए तक जा सकते हैं। हालांकि ऐसा तभी होगा जब ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आज सबसे पहले सत्ता में हम आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको झटका लगेगा। आज आपको मुजफ्फरनगर की यह खबर देखनी चाहिए, जहां एक मुस्लिम लड़की को उसी के धर्म के कुछ लोगों ने बीच बाजार घेर लिया, गालियां दी, थप्पड़ मारे, बुर्का खींचा, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी। यह सुनकर इन कट्टरपंथियों ने मुस्लिम लड़की के साथ जो किया उसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। ये वीडियो देखिए और सोचिए, अगर आपका कोई अपना ऐसी परिस्थिति में हो तो क्या होगा। ये लड़की हमें बता रही है, इसके गले में आगे इसकी सच्चाई। ये लड़की हमें बता रही है, इसके गले में आगे इसकी सच्चाई। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर नया विमर्श छिड़ गया है और लोगों का प्रश्न है, इस मुस्लिम लड़की को भरे बाजार पीटने वाले उसी धर्म के लोग क्या संविधान के विरुद्ध जाकर मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं? हैरानी की बात यह कि जिस मुस्लिम लड़की को पीटा गया उसका हिंदू लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि दोनों एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, यानी एक साथ काम करते हैं, और कलेक्शन के लिए बाइक पर निकले थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने सुना कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ है, ये कट्टरपंथी उस लड़की पर टूट पड़े। इस कट्टर ब्रिगेड ने पहले दोनों के नाम पूछे, फिर जबरन पास की एक दुकान में ले गए, वहां दोनों के साथ मारपीट की। इस दौरान लोगों ने लड़की का बुर्का खींचा, उसकी चोटी खींची और उसे कई थप्पड़ मारे। इस वीडियो को देखने के बाद सवाल उठा कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम लड़की का मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा जिस तरह अपमान किया गया, क्या उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा? तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी उठाई यूपी पुलिस ने। लड़की के एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तुरंत वायरल वीडियो के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शोएब और शमी हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की थाने में तसल्ली बख्श मरम्मत की, और इसका प्रमाण आप इन आरोपियों के चलने के अंदाज से देख सकते हैं। खानाकुंड शामली का रहने वाला एक हिंदू युवक और खालापार कस्बे की रहने वाली एक मुस्लिम युवती उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोन की किस्त को
सुजड़ू कस्बे से कलेक्ट करके जब आ रहे थे तो खालापार कस्बे में ही दर्जी वाली गली के सामने स्थानीय कुछ लोगों ने इनको रोककर और इनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा इनके साथ मारपीट की। पूरे घटनाक्रम की जांच की गई। तहरीर प्राप्त होने पर सत्संग धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इस घटना के संबंध में कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया था और वीडियो में घटना होता दिख रहा है। उन वीडियो में जिन लोगों द्वारा घटना किया जा रहा उनको तस्दीक किया जा रहा है। कुल अभी तक 6 लोग तस्दीक हुए हैं। उन 6 को खालापार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य व्यक्ति जो उसमें अभी तक तस्दीक ने उनको शीघ्र ही तस्दीक करके उन पर भी विधिक कार्रवाई किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है। लोग सड़कों पर तलवारें लहरा रहे हैं, जो जिसके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया। और अब नजरिया 9। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम लड़की से बदसलूकी के वीडियो पर सेलेक्टिव सोच वाले समूह में घनघोर सन्नाटा छाया। सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा ज्ञान देखने को नहीं मिल रहा है। शायद ऐसे विषयों में भावनाएं भी फूंक फूंक कर कदम रखती हैं और चुपके से बाहर निकलती हैं। खैर, सत्ता में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के दर्द की, जिसकी हर तस्वीर चौंकाने वाली है। यह तस्वीर कई चुभने वाले सवालों से भरी है। इस वीडियो में वो हिंदू हैं जो अपने घर, अपनी जमीन, अपनी संपत्ति को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। सही समझा आपने, वही मुर्शिदाबाद जो पिछले कई दिनों से वक्फ कानून के विरोध वाली आग में जल रहा है। वही मुर्शिदाबाद जहां वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बम, बारूद, पत्थर और आग वाला खेल खेला जा रहा है। और इस हिंसक खेल के शिकार हो रहे हैं वो हिंदू जिनका इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। और इन पर क्या असर हो रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हिंदू मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों से पलायन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हिंदू भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ले चुके हैं। कोई स्कूल में रह रहा है, कोई टेंट बनाकर रह रहा है, कोई खुले आसमान के नीचे अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा है। मुर्शिदाबाद के मुस्लिम इलाके सुती, धुलियान, जंगीपुर और शमशेरगंज से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। दावा है 500 से ज्यादा हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन कर मालदा आ चुके हैं। आपको बताते हैं घर छोड़ने को मजबूर ये हिंदू क्या क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कट्टरपंथी हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। धार्मिक कट्टरपंथियों ने घर पर बम फेंके, हर शुक्रवार को डर और दहशत में जीते हैं। हमलावर हथियार लहराते हुए घर में घुसे, हमें तुरंत अपना घर छोड़ने को कहा, हाथ जोड़कर माफी मांगी, फिर भी नहीं सुने। चुन चुन कर हिंदुओं के घर और दुकानों को जलाया गया। वक्फ कानून के लिए हमें दोषी ठहराया। पलायन नहीं करते तो हम मारे जाते। इनका कहना है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप सुनिए पलायन के लिए मजबूर लोग क्या कह रहे हैं। ট্যাঙ্কের জলে বিষ আজকে দিয়েছে খেয়ে ওই হয়েছে খেয়ে বুঝতে পেরেছি। चुन चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है। सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। मेरा घर पूरा लूट लिया है। मेरा जो मेरा पूरा नहीं है, मेरा घर का कुछ नहीं है। मोहम्मदन लोग का, मुस्लिम लोग का जो यहाँ पर बंगाल में रहने लायक नहीं है। चुन चुन का हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे आप लोग बताइए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। আমরা ঘুমাতে পারছি না। বাড়িতে কি করে ঘুমাবো, এরকম বাড়িতে ঘুমাচ্ছি, চারিধারে সব ঢাল মারামারি, পাথর মারামারি, এরকম অবস্থা। ঘুমোতে পারছি না, রান্না করে কেউ খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করতে পারছি না। এমন অবস্থা, বাড়ির দুয়ারে বেড়াবার উপায় নাই।
কি করবো সেই तो ना राज्य की सत्ता कुछ कर पा रही है, ना पुलिस कुछ कर पा रही है, ना ही प्रशासन कुछ कर पा रहा है। हिंदू रातों रात अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे मुर्शिदाबाद से नाव से नदी पार कर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग मालदा आ रहे हैं ताकि उनकी जान बच जाए, ताकि वो कट्टरपंथियों के शिकार ना हो। इन तस्वीरों पर ऐसे व्यंग्य किए जा रहे हैं कि ये बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, ठीक उसी तरह बंगाल में भी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इनके घर और दुकानों को जलाया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम मालदा के उस स्कूल में पहुंची जहां बड़ी संख्या में हिंदू रह रहे हैं। ये हिंदू मुर्शिदाबाद में अपने घर को छोड़कर मालदा के स्कूल में रह रहे हैं। ये यहां कब तक रहेंगे? कब ये लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर घर वापस जा पाएंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप सुनिए मालदा के स्कूल में रह रहे हिंदुओं ने कैसे TV9 के कैमरे पर अपने दर्द को बयां किया। वक्फ संशोधनी बिल को लेके मुर्शिदाबाद की धुलियान में जो झमेले हुए हैं, उसके चलते गंगा को क्रॉस करके हिंदू जो लोग हैं वो पलायन करके मालदा में आ चुके हैं। यहाँ पे वो सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ का नज़ारा। 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब सब देखिए एक स्कूल में ये लोग आश्रय लिए हैं। इसका कारण ये है वहाँ के जो हिंदू परिवार है उनका ये कहना है कि वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या उनके साथ हुआ है, थोड़ा बात करेंगे। আমরা কে অত্যাচার খুব করছে, মারা ধরা, ঘরে আগুন ধরেছে, থাকতে পারছি না, চাল ডাল কিছু। আমাদের বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা পালিয়ে এসেছি। আমরা অন্য বাড়িতে একটু গেলাম, তো থাকতে পারলাম না, যে খুব একবারে পাথর চালাচ্ছে, আদলা ইট চালাচ্ছে, বম চালাচ্ছে। আমার স্বামী ছিল না, এলাকারই লোক আছে, বা আমার স্বামীটা তারা বাড়িতে থাকতে দিবে না, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে আমাদের। তো ওরা আমার স্বামীটাকে এখানে বম লেগেছে। এরা তো কালকে মনে করেন 12টা থেকে লোক আসছে, আর কোথায় এরা কোথায় খাবে? আমাদের লোকটা বলছে পার্টির লোকরা যে তোমরা যে রান্না বান্না করে খাও। আমরা সবাই রাত 12টা একটা ছিলাম। এখানে একজন আসছে 8 মাসের গর্ভবতী, একজন আসছে 3 দিনের বাচ্চা নিয়ে, ছেজারের বাচ্চা। কি করে আসলো? এই সমস্ত মানুষ, এদের আশ্রয় দিতে হবে না? चलिए, साफ हो जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको ये लोग ने आश्रय दिया। यहाँ पे ये जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं और ये जो बुजुर्ग औरत है वो पलायन करके आए हैं। तो हिंदुओं के साथ बंगाल में क्या हो रहा है ये यहाँ के हिंदू खुद बयां कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की इस पीड़ा पर पॉलिटिक्स कैसे हो रही है अब ये आपको बताते हैं। कैसे हिंसा पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है, कैसे वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में वोट बैंक वाला खेल चल रहा है। बीजेपी हिंदुओं के दर्द को आधार बनाकर ममता सरकार पर हमले कर रही है, वही टीएमसी के नेता बीजेपी पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बंगाल में सब ठीक है क्योंकि हिंदू बंगाल के अंदर ही पलायन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है ममता सरकार कट्टरपंथियों को संरक्षण दे रही है, जबकि टीएमसी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल पर सब बोल रहे हैं, लेकिन गुजरात में इतनी बड़ी घटना हुई थी सब चुप थे। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में एंटी नेशनल एक्टिविटी हुई है। इस पर टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। बीजेपी का आरोप है ममता सरकार में हिंदुओं को प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए धर्म वाली राजनीति कर रहे हैं। जो लोग एक्चुअल वो प्रोवोक किया, जो हमला किया, जो लूट किया, वो एक बड़ा गैंग वो बॉर्डर क्रॉस करके घुसा था। तो अगर बांग्लादेश का कोई गैंग प्लानफुली घुसकर कुछ खराब काम यहाँ पे कर दिया तो उसका टाइम पे बीएसएफ का रोल क्या था? ये क्या फेलियर है बीएसएफ का? और जानबूझ के वन सेक्शन ऑफ बीएसएफ अलाउ किया। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी,
उसके बाद भी लोग चुप था। आपने देखा कि आपके सामने क्या इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बना के रख दिया। क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमारी मांग है शांति की स्थापना हो, स्टेट गवर्नमेंट वो एक्टिव एक्शन ले और सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनाती करे और भी ज्यादा करे। इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वह एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं, लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगा। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्फ कानून वाले बयान की। ये वो बयान है जिसने आज देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। पीएम मोदी आज हरियाणा के हिसार में थे, जहां से विरोधियों को पंक्चर वाला पंच मारा। वैसे तो पीएम ने आज कई मुद्दों पर बात की। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस से कई सवाल पूछे। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण और संविधान को लेकर भी विपक्ष को घेरा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके पंक्चर वाले बयान की है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का पहले ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मुस्लिम युवाओं को आज पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि इस तुष्टीकरण से कांग्रेस ने मुस्लिमों का नुकसान किया है। कांग्रेस ने वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून में बदलाव किए थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि मुस्लिमों की इतनी चिंता थी तो आज तक कोई पार्टी अध्यक्ष मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अगर मुस्लिमों की फिक्र है तो कांग्रेस उन्हें 50% टिकट क्यों नहीं देती? अगर कांग्रेस मुस्लिमों का भला करती तो नौजवानों को आज पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने वक्फ को संविधान से ही ऊपर कर दिया था। साथ ही कांग्रेस पर जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़वाने का आरोप भी लगाया। पहले आप पीएम मोदी के इन बयानों पर 90 सेकंड की हमारी ये रील देखिए, फिर इस पर विपक्ष के बयानों वाला राउंड दिखाएंगे। बाबा साहब आम्बेडकर वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी, संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। और संशोधित वक्फ कानून को लागू हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना इसका विरोध थम रहा है, ना सियासी बयानबाजी रुक रही है।
ऐसे में अलग अलग दल सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम के बयान के बाद भी विपक्ष की तरफ से कई सारे बयान आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हार्दिक स्वागत अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्त के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। देश का अल्पसंख्यक इसका वेलकम कर रहा है, देश के पसमानदा समाज जो गरीब मुसलमान है वो कर रहे हैं, महिलाएं करी, वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे हैं, पूरा देश गरीब। अभी तक इस वक्त का फायदा केवल मुतवल्ली केयरटेकर को मिल रहा था। ये पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जो संशोधन हुआ है, इससे देश के गरीब मुसलमानों को फायदा हुआ। मंच से इस देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के लिए पंचर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये दोरूपल्ली के ट्रोल करते हैं या देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ रही हो, लगातार प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा बनने का ड्रामा करते हैं, आज वो सामाजिक न्याय और संविधान के खिलाफ खड़े हैं। आज वो पसमानदा गरीब लोगों के खिलाफ खड़े हैं। आज वो वक्फ माफिया और लैंड ग्रैबर माफिया के साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि इनके लिए संविधान नहीं, शरिया ज़रूरी है। ये हमारे इस्लाम से, मुसलमान के वजूद से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के से समझ लीजिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 सबसे खिलवाड़ है। हमारे मोदी जी की हुकूमत ने इसका कोई परवाह नहीं। और हिंदुस्तान की सियासत के बाद अब जरा सत्ता में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जिसकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान का दुख हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अब पाकिस्तान की नई टेंशन भारत की बढ़ती राफेल पावर है, जिस पर पाकिस्तान आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान का यह राफेल रूदन है। पाक आर्मी से लेकर मीडिया तक भारत की राफेल वाली ताकत से परेशान दिख रहे हैं। वहां ये खबर ट्रेंड कर रही है कि भारत अपनी नेवी के 26 नए राफेल एम फाइटर जेट खरीद रहा है। दरअसल भारत सरकार ने फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना के पास पहले ही राफेल जेट हैं। अब भारत की नेवी भी राफेल की ताकत से लैस हो जाएगी। बस इसी बात ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पीएम शहबाज समेत आर्मी चीफ असीम मुनीर इस खबर से बेचैन है। पाकिस्तान की आवाम और पत्रकार भी अब ये खुलकर मान रहे हैं कि वो भारत से बहुत पीछे रह गए। हालांकि पाक आर्मी अब भी अपनी आवाम को छठी जनरेशन के फाइटर जेट का सपना दिखा रही है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए ये सपना बस सपना ही लग रहा है। भारत जहां राफेल एम जैसे आधुनिक फाइटर जेट खरीद रहा है, वहीं पाकिस्तान एक एक पैसे की भीख मांग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में यह खुलेआम चर्चा है कि शहबाज की सरकार IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ी है। भारत ने जहां 63,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की है, वहीं पाकिस्तान के पास विदेशी दूतावासों का बिजली बिल भरने का पैसा तक नहीं है। अफगानिस्तान ने 10 लाख के बिजली बिल को लेकर पाकिस्तान को नोटिस थमा दिया है। यानी भारत से बराबरी का सपना देख रहा पाकिस्तान बार बार बेइज्जत हो रहा है। दुनिया भर के देश जहां भारत से हथियार खरीद रहे हैं, वहीं अब चीन पाकिस्तान में गधों के फार्म खोल रहा है। बाकायदा इसके लिए पाकिस्तान से मंजूरी ली गई है, यानी पाकिस्तान गधे बेचकर गुजारा कर रहा है। भारतीय सेना हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो पाकिस्तानी सेना के अफसर जमीनों पर कब्जे का रियल एस्टेट रैकेट चला रहे हैं। भारत वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है, वहीं पाकिस्तान किसी तरह टुकड़े टुकड़े होने से बचने की कोशिश कर रहा है। बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक वहां बगावत की आग है। तो आपने देखा पाकिस्तान आए दिन मुसीबत में फंसता जा रहा है, तो भारत तकनीकी दक्षता में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। और इसका उदाहरण है, ताजा उदाहरण है लेटेस्ट लेजर वेपन, वो हथियार जिनके दम पर अमेरिका और रूस जैसे देश सुपर पावर होने का दम भरते हैं। लेकिन अब यह ब्रह्मास्त्र भारत के तर्कश में भी आ गया है, जो पूरी तरह स्वदेशी है। भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने घातक लेजर वेपन तैयार कर लिया है। अब तक यह हथियार सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास था, जबकि इजराइल इसे डेवलप कर रहा है।
आधुनिक हथियारों में आपने मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स को उड़ते देखा होगा, फाइटर जेट्स को गरजते देखा होगा, लेकिन यह नया लेजर हथियार ना कोई आवाज करेगा, ना कोई हलचल। फिर भी जो इसकी रेंज में आया उसका भस्म होना तय है। इस लेजर वेपन के जरिए काम इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन का पता ही नहीं चलता, दुश्मन को यह भान भी नहीं होता कि यह क्या हो गया। इस हथियार की ताकत कुछ तस्वीरों से आपको समझाते हैं। आसमान में आपको एक जेट उड़ता दिख रहा है जो अब जमीन पर मौजूद लेजर वेपन के टारगेट पर है। उड़ते जेट को पता भी नहीं है, जबकि उसे लेजर वेपन लॉक कर चुका है। टारगेट लॉक होते ही चंद सेकंड में वो आग का गोला बन जाता है और आग लगते ही वो जेट जमीन पर धड़ाम हो जाता है। यही इस लेजर वेपन की ताकत है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ ने इस हाई पावर लेजर वेपन का टेस्ट किया, जिसका नाम है MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जो बिना गोली, बम, गोला, मिसाइल चलाए दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और सर्विलांस सिस्टम को चुटकियों में तबाह कर सकता है। 360 डिग्री यानी चारों तरफ घूमते हुए इसकी नजर सिर्फ दुश्मन पर ही रहती है। जैसे ही वो दिखता है, हथियार अपना काम कर देता है। डीआरडीओ के मुताबिक इस हथियार को चलाने की लागत महज 2 लीटर पेट्रोल के बराबर है। भारत को जिस तरह पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से लगातार लो कॉस्ट ड्रोन अटैक का खतरा है, ऐसे में यह लेजर वेपन एक गेम चेंजर बनने जा रहा है। Just the start of the journey, and with the synergy that this lab has achieved with other DRDO laboratories, industry and academia, I'm sure we'll reach our destination soon. We are working on several technologies which will give us the Star Wars capability. और सत्ता में अब बात माफी और मोह वाली उस राजनीति की जिसका केंद्र है बीएसपी अध्यक्ष मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद। मायावती के लाडले भतीजे आकाश आनंद का अपनी बुआ की बहुजन समाज पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। एक बार फिर से मायावती की सियासत आकाश आनंद पर पिघल गई है और सिर्फ 41 दिन पहले पार्टी से बाहर किए गए आकाश को अब पार्टी का हिस्सा फिर से बना लिया गया है। लेकिन अब राजनीति में यह सवाल ट्रेंड कर रहा है कि आकाश की वापसी मायावती के लिए जरूरी है या सियासी मजबूरी है। आज इसे समझेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आकाश आनंद की वापसी का ऐलान करते हुए मायावती की ओर से सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया। मायावती ने बताया कि आकाश आनंद के गलती मानने के बाद उन्हें पार्टी में काम करने का एक और मौका दिया जा रहा है। इसके लिए आकाश आनंद ने आश्वासन दिया है कि वो आगे कभी अपने ससुर और रिश्ते नातेदारों की बातों में नहीं आएंगे। हालांकि इस बार मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में तो शामिल किया, पर उत्तराधिकारी वाली गद्दी नहीं सौंपी। मायावती ने बताया कि वो अभी स्वस्थ हैं और किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना रही हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 41 दिन पहले जिस भतीजे से मायावती का मोह भंग हो गया था, आखिर उन्हें लेकर मायावती फिर से मोम की तरह कैसे पिघल गई। तो इसके पीछे की वजह आकाश आनंद के वो संकल्प हैं जो उन्होंने मायावती से किए। आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि मायावती जी को वो दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानते हैं। पार्टी के हित के लिए वो अपने ससुराल वालों को कतई बाधा नहीं बनने देंगे। अपने राजनीतिक फैसलों के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार से सलाह नहीं लेंगे और अब से वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इसीलिए आकाश आनंद ने मायावती से अपील की थी कि वो उनकी पिछली गलतियों को माफ करेंगे और दोबारा पार्टी में लें। और इतना सुनते ही मायावती ने आकाश आनंद के लिए पार्टी और दिल दोनों के दरवाजे खोल दिए और सारे गिले शिकवे भूलकर उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया। वैसा ये पहली बार नहीं है जब मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद से मोहभंग हुआ हो और फिर अचानक हृदय परिवर्तन हुआ हो। यह लिस्ट काफी लंबी है। वर्ष 2023 में 12 दिसंबर को मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन 7 मई 2024 को उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और इसके साथ ही उत्तराधिकारी का अधिकार भी वापस ले लिया। लेकिन 47 दिनों में ही मायावती का मन ऐसा बदला कि आकाश आनंद उन्हें फिर से प्रिय हो गए। 23 जून 2024 को उन्होंने फिर से आकाश को उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी वापस दे दिया। लेकिन यह कहानी भी ज्यादा दिन नहीं चली। 2 मार्च को उन्होंने आकाश आनंद को पहले सभी पदों से हटाया और पार्टी से भी निकाल दिया। लेकिन यह सियासी नाराजगी 41 दिन भी नहीं टिक सकी और उन्होंने एक बार फिर से आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया है। वैसे आकाश आनंद की उम्र अभी सिर्फ 30 साल है। वो लंदन से MBA की पढ़ाई करके लौटे हैं, इसीलिए मायावती को लगता है
कि शायद आकाश आनंद का कांशीराम वाली पारंपरिक बीएसपी में आधुनिक विचारधारा वाला फ्लेवर डालकर उसे नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। कुछ राजनीति के जानकार यह भी मानते हैं कि मायावती ने अपने भतीजे को जो राजनीतिक समझ दी थी वो उस दायरे से बाहर आकर राजनीति कर रहे थे, जो मायावती को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। फिलहाल बीएसपी अध्यक्ष ने लाडले भतीजे को एक और मौका दिया है। देखते हैं आकाश आनंद राजनीति के मैनेजमेंट में मास्टर्स कर पाते हैं या नहीं। ये बसपा का आंतरिक मामला है, इसे भाजपा का कोई लेना देना नहीं। कौन किस में आ रहा है, कौन किस में जा रहा है। आने वाले समय में आकाश आनंद जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और जैसी कुमारी बहन मायावती जो चाहती हैं उनको उसी तरह पार्टी में रह के अनुशासित तरीके से काम करना चाहिए, और वो देश के हित में और देश के लोगों के हित में काम करेंगे, मुझे ये उम्मीद है।